28 जनवरी शिफ्ट 1 के सभी क्वेश्चंस, फिजिक्स के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h एंड अपार्ट फ्रॉम द ग्रेविटी, तो उस पर लग ही रहा है, एडिशनल एक ड्रैग फोर्स भी लग रहा है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम कैसा होगा ये आपको निकालना है। नाउ वी नो दैट इस तरह के क्वेश्चंस में हमें पता है कि आपका एक तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ऑब्जेक्ट है एम मास की, उसमें एम जी यानी कि वेट उसका लग रहा है, एंड उस पर एक ड्रैग फोर्स जो कि वेलोसिटी के विपरीत लगता है ना। वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली एक्सेलरेट भी ये करेगा, तो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस के वी यानी कि मैग्नीट्यूड के वी और माइनस साइन उसका डायरेक्शन बता रहा है, ये लग रहा है। ठीक है, प्रिटी मच लाइक स्टोक्स लॉ, 6 पाई ईटा आर वी ऑपोजिट लगता था। और वहाँ पे एक टर्मिनल वेलोसिटी का भी अपन एक ग्राफ बनाते थे, है ना, वेलोसिटी वेरिंग विद टाइम का भी ग्राफ बनाते थे। तो आंसर अगर वहाँ से याद है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे पूरा देखो डेरिवेशन कर सकते हो, है ना। तो एम जी माइनस के वी विच इज द नेट फोर्स, है ना, व्हाट इज द नेट फोर्स, एम जी माइनस के वी इज मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप डी वी बाई डी टी लिख सकते हो, राइट। फिर इसको आप रीअरेंज कर लो, डी वी डिवाइडेड बाई दिस होल थिंग एम जी माइनस के वी कैन बी इंटीग्रेटेड इनफैक्ट ऑन बोथ साइड्स। लिमिट्स भी क्या होगी सोचना, 0 से t में स्पीड देखो ड्रॉप किया है तो 0 से v हो गई है लेट्स से, और इसका आप इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में t आ जाएगा, राइट हैंड साइड में ध्यान देना ln लॉगरिथम में आ जाएगा एम जी माइनस के वी, एंड क्योंकि के वी है माइनस के है, -1/kv यहाँ पे डिवाइड करना मत भूलना। इसकी भी लिमिट्स क्या हो जाएगी, अगेन t इक्वल टू 0 पे आपका स्पीड 0 है, फिर t टाइम के बाद v हो गया, है ना, t टाइम के बाद v हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर पहले से मालूम है, अगर स्टोक्स लॉ से आपको मालूम है, और एक और हम रॉड मूविंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको सर्च करना, रॉड मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड पे जितने भी वेरिएशन है, कुछ 7-8 वेरिएशन बनते हैं एक्सेलरेशन के भी और अदरवाइज भी, तो एक अलग से वीडियो मेरा मिल जाएगा, जयंत नागदा नाम से सर्च करना, रॉड मूविंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, और ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो अपर लिमिट देखो वी रख दी, एम जी माइनस के वी हो गया, लोअर लिमिट आपने 0 रखा तो एम जी हो गया, है ना, और क्योंकि ये लॉगरिथम है तो माइनस के टी बाय एम को आपने एक्सपोनेंशियल में ले लिया, है ना, के टी बाय एम। तो वो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप करना, बट यू शुड डेफिनेटली डू दिस वंस, है ना, मतलब जो बच्चे जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होना ही चाहिए, जो जे मेन की भी तैयारी कर रहे हैं, यू शुड नो दैट एम जी बाई के 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी बाई एम इज अ exponentially decreasing function of velocity, exponentially decreasing function of velocity with time, and there the terminal velocity t tending to infinity कर दो, ये 0 हो जाता है, e to the power infinity is e to the power minus infinity is 0, तो v terminal velocity mg by k हो जाता है। ठीक है बच्चा, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल जेई मेन में पूछा गया, आपको आना चाहिए था। सेकेंड क्वेश्चन, लुक एट दिस, कैलोरीमेट्री का 2 क्वेश्चन शायद आपकी शिफ्ट में आए, कंफर्म करना चैट में। ice is heated from -20 degree to 200 degree. Which of the following graph of temperature and heat given is correct, है ना। तो ये चीज़ आपके सिलेबस में है ना, टेम्परेचर वर्सेस हीट गिवन का कंसेप्ट आपके सिलेबस में है, ग्राफ अलग से बनाने का, और किस तरह से कहाँ फ्लैट होता है ये अपन देखते हैं। और कई बार होता है ना बच्चों, 4 ग्राफ दिए हैं तो आप अपना खुद का ग्राफ बनाए, है ना। कई बार क्या होता है, देखो ग्राफ तो ईजी है वैसे, है ना, मतलब सामने ही दिख रहा है आंसर, लेकिन अगर आप कंसेप्ट में उतना नहीं है, लाइक कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट है, और कैलोरीमेट्री के भी लास्ट में अपन ये ग्राफ वाले डिस्कस करते हैं, इस पे बाय द वे रेगुलरली PYQs आते हैं, है ना, तो डोंट मिस दिस कंसेप्ट। आप खुद का ग्राफ बनाओ, 4 ग्राफ को कंपेयर करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, इससे बढ़िया क्या बच्चा, अपना खुद का ग्राफ बनाओ। ध्यान देना यार, -20 डिग्री पे आइस था, एक तो 0 डिग्री पे आएगा, ठीक है, फिर 100 पे आएगा, स्टीम बन जाएगा, और ये बोल रहे हैं 200 तक की उसकी जर्नी अपने को प्लॉट करनी है -20 से, ठीक है। तो -20 से 0 में आइस का क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर 0 पे हीट दे रहे हो आप, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, याद है ना। तो यहाँ पे तो MS डेल्टा टी, M आइस डेल्टा टी लग रहा है यहाँ पे, बट इस वाले हिस्से में लेटेंट हीट लग रहा है, तो हीट लग रहा है अभी भी, फिर भी 0 डिग्री पे ही है। फिर सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, 100 डिग्री तक आपका
ms वाटर डेल्टा टी हो गया है ना 100 डिग्री तक। फिर उसके बाद फिर से फ्लैट लाइन बिकॉज दिस इज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना। तो ये वेपराइजेशन हो रहा है, ये फ्यूजन हो रहा है, यानी कि मेल्टिंग हो रहा है। लेट्स राइट मेल्टिंग इंस्टेड। इस वजह से ग्राफ वहाँ पे फ्लैट हो रहा है ना। मेल्टिंग पॉइंट पे और बॉइलिंग पॉइंट पे ग्राफ क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और फिर से क्या हो जाए, स्टीम का भी एम एस डेल्टा टी यहाँ से होगा। तो दैट इज योर आंसर एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ द ग्राफ्स केम बट यस वेरी सिमिलर टू दिस। जनरली इसके ग्राफ बहुत आसान आते हैं। तो एक ये कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है और एक शायद ये है बच्चों, है ना। कंफर्म करना दोनों में से कौन सा आया है। मेरे ख्याल से दोनों आए। तो 10 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री आपके पास है मिक्सड विथ 100 kg ऑफ वाटर एट 25 डिग्री। रिजल्टेंट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का मिक्सचर का आपको निकालना है ना। तो ये क्वेश्चन देखो किस तरह से आपको अप्रोच करना है, ध्यान देना। और जिन बच्चों को नहीं पता कैलोरीमेट्री का अपन एक अलग ही सेशन किया है, वीडियो किया, वीडियोस में जाके देखना यार। वो 10 क्वेश्चन जिसके आपको कैलोरीमेट्री के 0 से एडवांस लेवल तक समझ में आ जाएगा। ओनली 10 क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड कैलोरीमेट्री फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, है ना। तो वो देख लेना, ध्यान देना। यहाँ पे 10 kg ऑफ आइस आपके पास जो है वो कहाँ पे है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। क्या हम उसको 10 kg आइस ही रहने दें, 0 डिग्री पे ला सकते हैं? यस। एंड हाउ मच हीट डज दिस प्रोसेस टेक? हाउ मच हीट दिस प्रोसेस, लेट्स कॉल इट Q1 विच इज m ice s ice इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो देखो मास ऑफ आइस इज 10 kg। ध्यान देना हम यहाँ पे एस आइस का क्या होता है, 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है ना। वाटर का 1 होता है तो इसका 1/2.5 होता है। तो अपन जनरली कैलोरी में ही लेते हैं ना। तो मैं यहाँ पे 0.5 लिख रहा हूँ बट इसको केजी में ही रख रहा हूँ, है ना। तो केजी में रख रहा हूँ तो इसको मैं 10⁴ कर दूँ ग्राम में अगर करता हूँ। और यहाँ पे 10 डिग्री का इंक्रीज है ना, 0 माइनस और -10 करके। तो पूरा नहीं लिखूंगा अभी मैं, ध्यान देना। जस्ट लुक एट द वैल्यूज। यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 × 10⁴ है ना। तो 50 किलो कैलोरी बेसिकली आ रहा है, ठीक है, पहली चीज। सेकेंड चीज, आपके पास अगर 100 kg वाटर है ना, कितना था, 100 kg वाटर एट 25 डिग्री, तो क्या वो 0 पे आ जाएगा? क्या ये पूरा 0 पे आ सकता है? और अगर ये 0 पे आ सकता है तो इसके पास कितनी हीट है देने के लिए, है ना। लेट्स कॉल इट Q2, हाउ मच ऑफ हीट इट गिव्स अवे, एंड इसको तो लगेगी और ये गिव अवे करेगा, है ना। तो ये सारी वैल्यूज अपने को होनी चाहिए दिमाग में ना। जैसे 100 × 10⁻³ कर सकता हूँ मैं, ग्राम 1 है, डेल्टा टी 25 से 0 आ रही है ना, ध्यान देना। तो ये 2500 किलो कैलोरी है मेरे पास, है ना। तो इसके पास 2500 किलो कैलोरी है देने के लिए, और ये एक्सेप्ट करेगा 50 किलो कैलोरी में, ये 0 डिग्री पे आएगा। अब ध्यान देना, फर्दर ये कितना मेल्ट होके 10 kg वाटर बन जाएगा एट 0 डिग्री, है ना। तो दिस पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट फॉर मेल्टिंग प्रोसेस, है ना। लेट्स कॉल इट Q3। एल फ्यूजन यहाँ पे लगाना, जो कि 80 दे रखा है आपको शायद, है ना, दे भी रखा है। तो यहाँ पे 10 kg है, अगेन 10 × 10⁻³ और 80 में करता हूँ तो ये 800 किलो कैलोरी आता है, ठीक है। तो एक तो आपका काम है कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन में कि ये वैल्यूज को देख के अंदाजा लगाना, है ना। विदाउट द वैल्यूज यू ऑब्वियसली कैन नॉट मेक अ चॉइस। क्या इस मेल्ट होगा क्या, या वाटर 0 पे आ जाएगा क्या। जैसे कई बच्चे अगर 0 मार्क करके आए तो दिस इज ऑब्वियसली द रॉन्ग आंसर। इनफैक्ट यू हैव सफिशिएंट सो मच ऑफ वाटर एट 25, ये 0 पे तो नहीं आएगा। कैसे पता, वैल्यूज से। यहाँ देखो 50 और 850 आपको यहाँ पे लग रही है ना, इस हीटिंग में -10 से 0 में, और ये मेल्टिंग में आपकी 50 और 850 लग रही है, और ये 2500 देने को तैयार है। ये पूरा भी 0 पे आ जाता है तो ये 2500 देने को तैयार है, यस और नो ना। तो 2500 अवेलेबल है बट इतना आपको लग रहा है, यू हैव इनफ अवेलेबल। तो 0 डिग्री पे तो नहीं आएगा। इनफैक्ट ये वाटर जो 0 पे बन गया, आइस पूरा मेल्ट हो गया, वो भी थोड़ा सा बॉईल हो जाता है ना। अब ये कितना बॉईल हो जाता है, मतलब ये कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है इसका, लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, है ना। तो आई एम सेइंग दैट दिस 10 kg ऑफ वाटर ऑल्सो कम्स टू some T degrees, and this doesn't come to 0
बट इंस्टेड कम्स टू सम T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, व्हाट इज दैट T डिग्री सेंटीग्रेड, वही अपने को क्वेश्चन में निकालना है। तो ध्यान देना बच्चा कि आपको पता है कि यार ये 850 कंज्यूम करके और थोड़ा कंज्यूम करेगा और इसके पास देने के लिए इनफ है ना। तो वो डिफरेंस कितना है आपके पास, 2500 माइनस 850 कितना है किलो कैलोरी, और कितना मास है वाटर का, कितना एस वाटर है, और कितना डेल्टा टी है ना, क्योंकि 25 और जीरो में कितना आपका मार्जिन बनता है। तो जीरो से आप है ना इसको भी जीरो पे ले आए, तो जीरो से आप इसको टी पे ले आए, है ना। ये भी करने का तरीका है। वैसे तो ये कभी जीरो पे आएगा नहीं, बट इसको एक बार थियोरेटिकली जीरो पे ले आए और वापस टी पे ले गए। तो उसमें मैं बोल रहा हूँ मास ऑफ आइस, मास ऑफ वाटर क्या हो गया 100 kg प्लस 10 kg, है ना। एस ऑफ वाटर 1 है ही है, ये मेरे को निकालना है। और ये डिफरेंस कितना आता है इसको कैलकुलेट करना, 500 हटा दो, 350 भी 1650, है ना। तो लिटरली आपका 1650 डिवाइडेड बाय 110 करो इसको, 15 डिग्री सेंटीग्रेड ओरली आ जाता है ना। अब आप में से कई बच्चों के लिए ये ओरल है, मतलब मैंने ओवर एक्सप्लेन किया लिटरली, लेकिन कईयों के दिमाग के ऊपर गया ये चीज़। तो कैलोरीमेट्री इज एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ टॉपिक जिसको प्रैक्टिस ही इंप्रूव कर सकती है ना। देर आर मेनी टॉपिक्स इन फिजिक्स लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी, लाइक काइनेमेटिक्स, जो कि मैथमेटिकल होते हैं, मतलब कि उनमें प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो अगेन आई वुड सजेस्ट दैट कैलोरीमेट्री वीडियो, दोज हु हैव नो कॉन्फिडेंस इन कैलोरीमेट्री, बेसिक से ही बताया और आधे घंटे में आपको पूरा बता दिया है ना। तो एक बार दोबारा देखना, वैसे तो 850 तो लग ही रहा है इसको, है ना, मेल्टिंग होने में, ये सब होने में। फिर 2500 इसके पास है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2500 और 850, 1650। अब 1650 अगर है 110 किलो वाटर के पास, तो वो क्या फाइनल टेम्परेचर रखेगा, ये सवाल था। ठीक है बच्चा, तो वैसे अपन ने इसको किया है, बाय द वे गुड क्वेश्चन, इनफैक्ट जेई मेन लेवल क्वेश्चन तो है ही है। एक मैग्नेटिज्म का स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया बच्चों, यार ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड B1 बोल देता हूँ इसको, इनसाइड में है, एंड L क्रॉस B अगर अपन कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, F1 बोल देते हैं। अगेन ये 3 है, या ये 2 ही बोलते होंगे इसको, क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट दे रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अगेन इनसाइड है, L क्रॉस B, इसका भी F2 इधर आ रहा है। तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है जो कि आपको हर साल आ ही रहा है। तो F1 प्लस F2 बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन, ये आपको निकालना है। नाउ लुक एट व्हाट F1 इज, इसको I1 बोल रहा हूँ, इसको I2 बोल रहा हूँ, है ना बच्चा, और ये I0 है। लेट्स से F1 क्या होता है, म्यू नॉट I1 I0 L, है ना, L लेंथ भी इसकी दे रखी है, डिवाइडेड बाय 2 पाई D1, है ना, एंड दिस इज D2, है ना। और दोनों सेम डायरेक्शन में, पहले डायरेक्शन देखो मैग्नेटिज्म में, मतलब डायरेक्शन देखो, फिर मैग्नीट्यूड देखो, 2 पाई D2 D1 है। तो ये कैलकुलेट करना था क्वेश्चन में। लेट्स टेक म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू I0 L कॉमन, लेट्स डू I1 बाई D1 I2 बाई D2 सेपरेटली। ठीक है, तो ये फॉर्म बन जाती है जनरली। अगर डायरेक्शन सेम होते करंट के तो यहाँ माइनस भी आ जाता, फिर आपको ये भी देखना पड़ता है F1 बड़ा है या F2 बड़ा है, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन था ये, और आप इसको ट्राई करना, जिन्होंने अभी तक पेपर नहीं देखा या ट्राई भी नहीं किया, डायरेक्टली सोल्यूशन मत देखना ऑब्वियसली। I0 इज 1 एम्पियर, लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट वॉज 15 सेंटीमीटर, है ना। ध्यान देना इसमें सेंटीमीटर्स में ही जनरली दिया होता है, तो डिनोमीटर में भी सेंटीमीटर में ही रखो, है ना। या I1 को तो आप 3 एम्पियर रखो, और D1 को आप 3 सेंटीमीटर ही रखो, फिर इसको भी आप 2 एम्पियर रखो, इसको भी आप 2 सेंटीमीटर ही रखो, ताकि वो बार बार कन्वर्जन नहीं करना पड़े, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, फाइनल इसका आंसर क्या आएगा, देखो 1 + 1 ये 2 हो गया, 15 2 जा 30 हो गया, 30 2 जा 60 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, नहीं न्यूटन, सॉरी फोर्स था ना, या 6 माइक्रो न्यूटन करके ऑप्शन रहा होगा डेफिनेटली, और ये वैल्यूज मोस्टली कन्फर्म्ड ही है बच्चों से। तो ये क्वेश्चन था। एक और मैग्नेटिज्म का आपका क्वेश्चन था, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस एक्सिस एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू √3r कितना होगा, है ना। तो ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल ही आ रहे हैं, और अपन ने एक और शिफ्ट में इसको डिस्कस किया था पीछे। तो आपको एक्सिस पे क्या होता है, μ0I r² / 2 r² + x² टू द पावर 3/2 लगाना है।
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू √3r का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, और 3/2 करेंगे तो कितना आता है, ध्यान देना, दिस इज 4r स्क्वायर एंड उसका √2r और उसका क्यूब क्या हो गया बच्चा, 8r क्यूब, है ना। तो यहाँ पे एक आर स्क्वायर कैंसिल करके मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एंड म्यू नॉट आई बाई 2r इज बी नॉट सेंटर पे आपको दे रखा है, तो b0/8 है ना। b0 इस क्वेश्चन में 16 माइक्रो टेस्ला दिया हुआ है, तो 16 माइक्रो टेस्ला बाय 8 यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 2 डेफिनेटली रहा होगा, ठीक है ना। तो ही था ना इसका आंसर। तो ये चीज़ें, या कोई वेरिएशन है किसी क्वेश्चन में वो भी डाल देना आप लोग। सम ऑफ यू हैव बीन टू दिस पर्टिकुलर शिफ्ट, कोई वेरिएशन है तो भी डाल देना। फिर टैप वाले क्वेश्चन देखो आपको आया था शायद, काइनेमेटिक्स का है, हाइट 5 मीटर से वाटर की ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं और एक टैप में आपको तरह का आपको 5 मीटर हाइट से गिर रहा है ना, ग्राउंड पे गिर रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, रेगुलर इंटरवल पे गिर रहा है। फिर आपकी फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड पे हिट कर रही है, ये फर्स्ट ड्रॉप है ना, तब सिक्स्थ ड्रॉप इज जस्ट अबाउट टू फॉल। मतलब नंबरिंग क्या है, ये वाली सिक्स्थ है बच्चा और ये फर्स्ट है, यानी कि इनके बीच में 4 और है ना। तो ध्यान देना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना। इक्वल डिस्टेंसेस पे तो ऑब्वियसली नहीं होगी, बट यू अंडरस्टैंड, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है, जो कि बीच में होगी जब सिक्स्थ इज जस्ट अबाउट टू फॉल। जस्ट अबाउट टू फॉल मतलब अभी वो यहाँ पे ही है ना, u इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0 पे। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द फोर्थ ड्रॉपलेट की हाइट पूछ रहा है ये, कि भाई कितनी होगी। क्वेश्चन समझ आ रहा है। क्वेश्चन में डायग्राम बाय द वे मैंडेटरी, इस तरह के क्वेश्चन में डायग्राम विल हेल्प यू विजुअलाइज। ओके, नाउ लुक एट दिस पार्ट, ये रेगुलर इंटरवल लेट्स से t0 पे गिर रही है ना। तो एक तो 5 मीटर्स कवर करने में इसको कितना टाइम लगा, सब जानते ही, ये तो रटा हुआ होगा। ये 5 मीटर्स कवर करने में ये g/2 भी 5 हो जाता है, 1 सेकेंड लगा, है ना। और 1 सेकेंड में देखना यहाँ पे 1 2 3 4 5 ड्रॉप्स इसने निकाल दी, सिक्स अभी तक निकली नहीं है ना। ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड लगा, 1 2 3 4 5 ड्रॉप्स इसने निकाल दिए। तो हर एक ड्रॉप के बीच में टाइम इंटरवल डेल्टा टी कितना है, आई नो डेल्टा टी इज ऑल्सो t डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड, है ना। 5 ड्रॉप 1/5 सेकेंड यानी कि 0.2 सेकेंड अपन लिख सकते हैं। मतलब ये चीज़ें ओरल है बट मैं लिख रहा हूँ, आप इसको ऐसे समझो कि यार 1 सेकेंड में 5 ड्रॉप तो इसने निकाल ही दिए, छठी अभी भी निकली नहीं है। तो इन सभी के बीच में कितना टाइम इंटरवल है, रेगुलर टाइम इंटरवल है, तो इवनली 1 सेकेंड में डिवाइड कर लो। अब ये बताओ कि फोर्थ ड्रॉप को कितना डिस्टेंस ऑलरेडी लगा, है ना। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस फॉर द फोर्थ ड्रॉप, s इज इक्वल टू 0 इंटू टी ना। अब ये कितना है, 1 एंड 2 टाइम पीरियड, है ना। चलो एक बार मैं t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख देता हूँ। बट डू यू अंडरस्टैंड दैट इसको 0.2 इंटू 2 टाइम लगा है, 0.4 लगा है, ठीक है। तो ये आता है आपका, देखना कितना, 5 इंटू 0.4 का स्क्वायर मतलब 0.16, 0.4 है, 0.04 भी नहीं, 0.16, 16 5 या 80 मतलब 0.8 मीटर्स इसने कवर कर लिया। यहाँ से 0.8 मीटर्स कवर कर लिया। तो h कितना हो गया लास्टली, h आपका हो गया 5 मीटर माइनस 0.8, 4.2 मीटर्स, ठीक है। तो कैलकुलेशन देख लेना बस, डायग्राम खुद से एक बार बनाना सो दैट आपको और क्लियर हो जाए कि 1 और 2 डेल्टा टी में, तो 2 डेल्टा टी मतलब 2 इंटू 0.2 लिखा है मैंने यहाँ पे, बाकी कैलकुलेशन है यहाँ से निकालना, तो यहाँ से नहीं। चलिए, हाँ ये भी एक क्वेश्चन है जो कि अपन लिटरली लेक्चर में कर लेते हैं। आरएमएस करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आई स्क्वायर आरएमएस वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर टी
इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी बाई टी, है ना। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है एक तरह से। इसी से आप वो 1 टाइम पीरियड में और हाफ टाइम पीरियड में आरएमएस वैल्यू निकालते थे। अंडर रूट डाल दोगे, अंडर रूट लास्ट में डालना मत भूलना, है ना, याद है सभी को। वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लेट्स अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और अगर आपने हाँ जेएमपीपी वगैरह कर रखे हैं तो इसे क्वेश्चन अपने वहाँ पे कई बार पूछे हुए हैं ना। आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाय कैपिटल टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है आपको, कांस्टेंट बाहर ले लिया, बाय टी करना है आपको, ठीक है, 0 से टी। तो क्या इंटीग्रेशन देखना, तो ये टी क्यूब बाई 3 हो गया, है ना, ये टी कैपिटल क्यूब बाई 3 हो गया, लिमिट्स पे रख दी, और ये टी सारे कैंसिल हो जाएंगे। एंड रिमेंबर दिस इज आई स्क्वायर आर एम एस, है ना। अंडर रूट अपन लास्ट में लगाते हैं बिकॉज बार बार हर स्टेप में अंडर रूट लगाते हैं तो वो कम्बरसम हो जाता है, लिखने में भी दिक्कत आती है। आई नॉट बाय रूट 3 आता है इसका, इफ़ यू नो दैट टी स्क्वायर। अब इसको कैसे ओरली करना है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, टी तो सारे कैंसिल हो जाएंगे डायमेंशनली, आई नॉट में ही आंसर आएगा, है ना। तो टी क्यूब बाई 3 और अंडर रूट लगा के रूट 3 वाला आंसर आता था। ओके, अनदर स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एक एसएचएम का क्वेश्चन है और मुझे अच्छा भी लगा है क्वेश्चन। देखना, एसएचएम की इक्वेशन दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम है ये पूछा है ना, बीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू पूछी। तो वी नो पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम इज हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। और एक्स कितना दे रखा है देखना क्वेश्चन में, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, ए साइन ओमेगा टी आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, उसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये आ जाएगा। Now we know u is minimum when sin omega t is minimum, यानी कि 0, ठीक है। अब ओमेगा टी कब 0 है ना, साइन ओमेगा टी कब 0 है, जब 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है ना, इस तरह से आपकी पॉसिबिलिटीज है। यानी कि टी क्या है, ध्यान देना बच्चा, 0, पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा एक टाइम पीरियड होता है, 3 पाई बाय ओमेगा कितना हो जाएगा, समझ लो। तो 0 भी है, टी बाई 2 भी है, टी 2 पाई बाय ओमेगा इज टी, 3 पाई बाय ओमेगा इज 3 टी बाई 2, है ना। तो इस तरह से अपने पास टी आ गया। अब लास्टली क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा, है ना। तो बीटा जितना बड़ा होगा टाइम उतना छोटा होगा, तो टी की भी मिनिमम वैल्यू विच इज नॉट 0 बट टी बाई 2, है ना, गिव्स अस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू विच इज 1। समझ आया कि नहीं, है ना। ये लास्ट पार्ट मुझे अच्छा लगा इस क्वेश्चन में, अगर इसी तरह की फ्रेमिंग थी, लैंग्वेज थी, तो दिस हैज़ बीन क्राफ्टेड ब्यूटीफुली। वाई, बिकॉज क्योंकि आपको मैक्सिमम बीटा निकालना है और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इन पॉइंट्स पे है ना, तो इनमें से मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम बीटा इज द सेम थिंग, है ना। मिनिमम टाइम नॉट 0 ऑब्वियसली, क्योंकि 0 होता तो बीटा इन्फिनिटी करना पड़ता, दैट इज नॉट अलाउड, या ऑप्शन में नहीं अपन बोल सकते हैं। तो टी बाई 2 बीटा और टी बाई 2, तो बीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ठीक है। दैट इज अ गुड फ्रेमिंग ऑफ अ क्वेश्चन। एक ईएम वेव का क्वेश्चन लगातार आ रहा है हर शिफ्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ध्यान देना यहाँ पे स्पीड ऑफ द वेव विच इज ओमेगा बाई के। ओमेगा कौन सा होता है, जो कि टी का कोफिशिएंट होता है, 2 इंटू 10⁻15 है यहाँ पे, ये यहाँ पे 10⁻7 है बच्चा, तो ये 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाता है ना। तो ये स्टैंडर्ड एक तो फॉर्मूला है आपका ईएम वेव में, और एक और क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी होता है कुछ क्वेश्चंस में, बट यहाँ क्या लग रहा है देखो, यहाँ पे सी बाय वी लगाना है डायरेक्टली आपको, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिखते थे अपन, पर यहाँ पे परमिएबिलिटी भी म्यू से होती है, तो एन लिख देते हैं इसको। एंड सी क्या है यहाँ पे, सी इज 3 इंटू 10⁸ वैक्यूम में, और यहाँ पे मीडियम में 2 इंटू 10⁸, तो 3/2 आंसर इसका आ जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन रेगुलरली आ रहा है। एक डायट वाला क्वेश्चन जो कि कभी कभी आ ही जाता है ना। देख भाई, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी दे रखा है डायोड्स का, यानी कि फॉरवर्ड बायस में जब होते हैं तो इनके क्रॉस एक 0.7 वोल्ट भी आपको लेना है ना, शायद दे रखा था, आई डोंट नो। सिलिकॉन के लिए जनरली होता है 0.7,
तो आपका ये तो रिवर्स बायस में यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, है ना, ये भी फॉरवर्ड बायस में, तो इसके भी 0.7 वोल्ट होगा। फिर ये रिवर्स बायस में तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, है ना। एक डेफिनेटली रिवर्स बायस में था और एक या दो फॉरवर्ड बायस में थे। जैसे कोई भी एक फॉरवर्ड बायस में करंट तो जाएगा बच्चों, है ना, इफ एनी ऑफ दीज आर इन फॉरवर्ड बायस करंट तो जाएगा। अब ये वैल्यूज देख लेना, शायद ये अलग है, बट वट एवर इज द वैल्यू, कंसेप्ट इज सेम। एप्सिलॉन माइनस ये जो v है ना 0.7, KVL से देखो 20 माइनस 0.7 आपको वोल्टेज डिफरेंस लेना है। और अगेन 20 नहीं होके कुछ 12 भी हो सकता है, आई डोंट नो, मेमोरी बेस्ड डिस्कशन है ये 200 ओम से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये वैल्यू सेट से तो आपको ये आंसर आता है 96.5 मिली एम्पियर और दीज टू, है ना, इन दोनों में जाएगा। अच्छा इन दोनों में इक्वल जाएगा, तो ये 50 वाला, ये इसका भी आधा, है ना, ये आई करंट यहाँ पे जा रहा है, इधर आधा आधा जाएगा। अब वो ये कि बैटरी से पूछा था, किस में पूछा था, ईच ऑफ देम पूछा था ना, तो वो I/2 जाएगा। तो वो समझ जाए ना, क्वेश्चन इज आस्किंग यू इन दैट पर्टिकुलर वे। तो दिस कम्स एज 48.25 मिली एम्पेयर भी हो सकता है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस। उस तरह से शायद लैंग्वेज थी इस क्वेश्चन, है ना। हाँ, लुक एट दिस क्वेश्चन जिसको अपन ने पहले दिन की पहली शिफ्ट में भी डिस्कस किया था। ये क्या है बच्चों, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, बैलेंस तो नहीं है, 1:2 देन 2:1 है। तो इसको सिमेट्री से सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं ध्यान देना। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज लिख के इसको कंसेप्ट की तरह भी आप मार्क कर लेना अपने नोट्स में। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि आपने कैपेसिटर में भी पढ़ा और करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो पढ़ना ही है ना। तो इधर अगर I1 है तो इधर भी I1 होगा, इसमें सिमेट्री से खेलते हैं हम, है ना। ये 3 ओम में I1 गया तो इधर भी 3 ओम से I1 निकलेगा। इधर 6 ओम में I2 जा रहा है तो इधर 6 ओम से भी I2 निकलेगा, है ना। अब KCL देखना कि इधर I1 जा रहा है और इधर I2 जा रहा है। KCL से यहाँ पे I1 माइनस I2 जाएगा। बेसिकली इस ब्रांच में जीरो करंट नहीं होगा क्योंकि बैलेंस तो है ही नहीं, है ना बच्चा। 1:2 एंड 2:1 है, बैलेंस तो नहीं है। तो I1 माइनस I2 एंड I2 जा रहा है इधर, ओके, KVL लगाए। नेक्स्ट इज आपने वोल्टेज अक्रॉस दिस सेटअप इज V मान लिया, तो V को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना अगेन। V इज I1 इंटू 3 एंड I2 इंटू 6। V इज I1 इंटू 3 ओम प्लस I2 इंटू 6 ओम, ठीक है, ये वाली ब्रांच में, ठीक है, ये वाली ब्रांच में। सिमिलरली ये ब्रांच अगर मैं ले लेता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, ध्यान देना। द सेम V इज 3I1 प्लस 3I1, है ना, 3I1 प्लस 3I1 माइनस I2 प्लस 3I1 अगेन, चमक रहा है, 3 प्लस 3 प्लस 3, है ना। तो ये आपकी दो इक्वेशन, एक इक्वेशन तो यहाँ पे आ गई, I1 I2 का रिलेशन आ गया यहाँ पे, ध्यान देना। 3 सारे कैंसिल कर दो, I1 प्लस I1 प्लस I1, 3I1 इधर है और एक I1 इधर है, तो 2I1 इधर आ गया और 2 माइनस 1, तो इधर 3I2 आ गया। मैं कह रहा हूँ एक इक्वेशन तो ये आ गई, और एक और इक्वेशन आपको क्या निकालना, ध्यान देना, R इक्वालेंट, विच इज V डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, चमक रहा है। V बाय I निकालना है, V डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 में इसको लिख सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे बस देखते रहना है। इफ यू आर स्पेशली सॉल्विंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि यार V को ये लिख दूँ मैं, 3I1 प्लस 6I2 था ही V तो, है ना। एंड I1 I2 में से भी I2 को एलिमिनेट कर देते हैं, तो मैं I2 की जगह पे लिख रहा हूँ, I2 जगह पे लिख रहा हूँ 2/3I1, 2/3I1 I2 की जगह पे लिख रहा हूँ, है ना, इक्वेशन 1 से। I2 की जगह पे 2/3I1 लिख रहा हूँ, समझ आ रहा है। तो यू सॉल्व दिस, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 टाइम्स है, 3 प्लस 4 7I1 डिवाइडेड बाय 5/3 इज एक्चुअली 20, और I1 गेट्स कैंसल्ड, इज 21/5। तो शायद ये इंटीजर था या डेसिमल में था, पता नहीं, है ना। ये कई बच्चे बोले इंटीजर था शायद,
तो ये 21 आंसर भी हो सकता है ना, हो सकता है ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में हो। सी चलिए, दो डिस्क है, अगेन रोटेशन का क्वेश्चन। देखो ए डैश एक्सिस आपको दे रखी है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, और टॉर्क दे रखी है अल्फा निकालना है इस बार, है ना। जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन आ रहे थे, इस बार आपको अल्फा निकालना है। तो यू नो दैट इस एक्सिस के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाय 4, है ना बच्चों। ये डायमीटर एक्सिस है, एम आर स्क्वायर बाय 4, और यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगानी है, प्लस एम आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे आपको पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, है ना। या अपन क्या करते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में आई लिख देते हैं ना। तो ध्यान देना, दो ऐसी डिस्क है जिनके मास सेम है, एम आर स्क्वायर बाय 4 है उनके एक्सिस के अबाउट, बट दोनों में एक एम आर वन डिस्टेंस पे है और एक एम आर टू डिस्टेंस पे, है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ये एक्सिस प्लस ये, है ना, एम आर वन एम आर टू स्क्वायर, एंड ऑब्वियसली अल्फा आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से एम भी कॉमन ले लें अपन, एक बार मैंने एम कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर बाई 2 कितना आता है, आर इज 10 सेंटीमीटर, एक बार 100 लिख देता हूँ बाय 4 बाई 2 था ये, और आर वन कितना है, ये 10 है, ये 20 है ना, एक 10 था एक 20 था, 100 प्लस 20 का 400 हो गया। अब रिमेंबर दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, और अल्फा और इसकी भी वैल्यू टॉर्क की भी डाल दो। अब ये 45 है या 43 है ये आप कंफर्म करना, है ना। डाइन सेंटीमीटर में तो आप वो एसआई में भी कन्वर्ट कर दो साथ साथ, इसी स्टेप में देखो मैं एसआई में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 45 मान के चल रहा हूँ मैं। तो 1 डायन इज 10 टू द पावर -5 न्यूटन, 1 डायन इज 10 टू द पावर -5 न्यूटन, तो ये लिखा मैंने। एंड सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही रहने दे क्या, वैसे नहीं यार, मीटर में कर ही लो क्योंकि एसआई में करना। फिर मास को मैंने बाहर ले लिया था, तो मास कितना है इनका, 600 ग्राम, 0.6 kg कर दो। तो ये कैलकुलेशन बनानी है मुझे, ओके, इन विच दीज टू गेट कैंसल्ड, 10 टू द पावर -4 का इधर चल के 100 हो जाएगा, बट 100 भी कैंसिल हो जाएगा, देखो यार। तो ये कैलकुलेशन कर लेना, इसमें काफ़ी इजी कर दिया मैंने, और शायद ये 150/11 आता है इसका, है ना। या वही बात है कि डेसिमल में दिया हो, फ्रैक्शन नहीं था सर, ये सारी चीज़ें आप ही को पता है, यू वर देयर इन द पेपर, ओके। बाकी इससे ये कैलकुलेशन आती है। बाय कॉन्वेक्स एक है, एक प्लेनो कॉनकेव लेंस है, और दोनों में देखो क्या दे रखा है आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है ये। तो एक तो बाय कॉन्वेक्स है, मतलब दोनों कॉन्वेक्स शेप है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकता है, समझ रहे हो। बाय कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स में फ़र्क है। इक्वी में क्या हो जाता है, R1 R2 इक्वल हो जाता है, बाय में R1 R2 शेप कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये 1.5 है, एंड देर इज अ प्लेनो कॉनकेव, है ना, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो है तो इन्फिनिटी है रेडियस तो उसका, but he is saying that second radius of curvature of convex lens is equal to radius of curvature of plano concave lens। मतलब ये वाला R2 है, इसका और इसका सेम R2 है, एंड फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द R1 to R2, है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है R1/R2 निकालो। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, ट्राई करना, सिंपल भी है, तो कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। कल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ पावर ना। लेंस के केस में पावर क्या होता था, 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होता था, है ना। इसकी फोकल लेंथ क्या है बच्चा, ध्यान देना, लेंस मेकर फॉर्मूला आप सभी को पता है ना, तो वो लगा दिया। और इसकी फोकल लेंथ क्या है, 1.7 - 1 1/∞ -1/R2 पॉजिटिव साइन के साथ, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना, तो साइन कन्वेंशन में यूज़ कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव है और सेकंड वाला नेगेटिव है, ये साइन कन्वेंशन थोड़ा यूज़ करो, इसमें जाता है सवाल ये। और 5.5 लिख देता हूँ, चलो, है ना, याद है ना कि ये स्टैंडर्ड फार्मूला तो 1/R1 - 1/R2 है, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आता था, समझ रहे, तो यूज़ करना।
वैसे तो मॉड वैल्यू की बात कर रहा है क्वेश्चन ये, बट कॉनकेव का नेगेटिव आना चाहिए, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव आना चाहिए, ये चीज़ को दिमाग में रख के साइन कन्वेंशन यूज़ करें। ठीक है, तो ये 5/7 वाला ऑर्डर आता ही है, थोड़ा इसको और सॉल्व कर दो तो 5/2 आ जाता है। पर ध्यान देना इस पर कैसे हो रहा है, 5/R2 है यहाँ पे, और ये -7/R2 है ना। तो एज आई एम सेइंग कि यहाँ से मॉड वैल्यू हुई, हाँ पावर आर सेम इन द सेंस मॉड इनका सेम है, तो मॉड लगा ही दो यार, डू अप्लाई मॉड ओवर हियर बिकॉज दिस नेगेटिव पावर एनीवे, ये आपका 2R2 आ जाता है, और R1/R2 5/2 आता है ना। तो इसमें 12/5 या 5/12 वाला ऑप्शन भी था या नहीं था मुझे बता, क्योंकि सेम पावर ऑब्वियसली मीन्स मॉड वैल्यू सेम है। मैग्नीट्यूड कहीं मेंशन होगा क्वेश्चन में, एक्चुअल क्वेश्चन आएगा तब उसको देख लेंगे चैलेंज भी करना है कि नहीं। यार जब चैलेंज का टाइम आए तो कमेंट कर देना सारे वीडियोस पे, रेस्पेक्टिव वीडियोस पे कमेंट करोगे तो क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए भी मैं वीडियो बना दूँ। चलो डी ब्रॉगली का आपको कंसेप्ट याद ही होगा, डी ब्रॉगली का क्या वेवलेंथ का फॉर्मूला है, h/p या h/mv की जगह √2m/k इस क्वेश्चन में यूज़ करना है, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हर साल आता है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देना बच्चा, आपको इस क्वेश्चन में अल्फा एंड ड्यूट्रॉन है ना, तो पहले ड्यूट्रॉन फिर अल्फा का रेशियो निकालना है। अब अपने को पता है कि यार ध्यान देना, ड्यूट्रॉन का 2m मास होता है, 2m और k दे रखा है ड्यूट्रॉन के लिए, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चा, हीलियम का न्यूक्लियस 4m है ना, 4m 2k उसकी काइनेटिक है। तो ये कई चीज़ें कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, लाइक दिस 2 एंड m k एंड √4 आता है, मतलब 2:1 आंसर इसका। आई होप आपने ये किया है ना। ये भी क्वेश्चन है, वर्क डन इन द बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग लार्ज सेपरेशन इन्फिनिटी टू पॉइंट सी 3 नैनो कूलम को ला रहा है ना, 3 नैनो कूलम यहाँ पे आ गया, और उसका इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, इनका आपस में चेंज नहीं हुआ है, सिस्टम का मत निकाल देना ना, कई बच्चे शायद इसमें ये गलती किए होंगे। बट वर्क डन इज यू ए सी प्लस यू बी सी लिख रहा हूँ मैं, देखो है ना, यू ए सी कितना है बच्चों, के 1 नैनो कूलम इंटू 3 नैनो कूलम बाय 3 सेंटीमीटर, एंड यू बी सी कितना है बच्चा, 2 नैनो कूलम 3 नैनो कूलम का 3 सेंटीमीटर है ना। पोटेंशियल के Q1 Q2 बाय आर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कई चीज़ें कॉमन है, बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पार्ट ज़रूर आप करना। 0.03 है ना, नैनो मतलब 10⁻⁻9, 3 और 10⁻18 मैंने कॉमन ले लिया, एंड दिस इज 2 + 1 3 अगेन, एक 3 कैंसिल हो जाता है, 27 के ऑर्डर में, मतलब ये आंसर आता है ना, एक 3 कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन कर लेना। ये भी क्वेश्चन है देखो, जिसमें एम के कंपोनेंट कैसे होते थे याद है, एम के कंपोनेंट mg cos along the perpendicular to the incline and along the incline mg sin, ठीक है ना। प्लस इसमें फ्रिक्शन है, और इसको नीचे आप फेंक रहे हो, नीचे ये जा रहा है बच्चों, तो आपको पता है कि स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे लगेगा है ना, नीचे पुश कर रहे हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। तो व्हाट इज द नेट फोर्स, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से भी जा रहा है, क्या एफ की वैल्यू होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो कांस्टेंट स्पीड है तो नेट फोर्स 0 है, यानी कि ध्यान देना थोड़ा, एम जी साइन थीटा प्लस एफ है ना, एफ और एम जी साइन थीटा सेम डायरेक्शन में है ना, डाउन द इंक्लाइन, एंड अप द इंक्लाइन क्या है आपका फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन कितना है वैसे, फ्रिक्शन इज म्यू एम जी कॉस थीटा, लिखना मत भूलना है ना, वरना उससे गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पूरा लिख रहा हूँ मैं, बट आप इसको डायरेक्टली इनफ एक्सपीरियंस रखते हो मैकेनिक्स में तो क्या लिख सकते हो, एम जी कॉमन म्यू कॉस 30
माइनस साइन 30 है ना, और एम जी कितना है इसमें 50, म्यू कितना है देखो √3/2, कॉस 30 इज ऑल्सो √3/2। तो ये आपकी कैलकुलेशन तो आसान हो गई। और आंसर क्या आ गया? तो 0.75 माइनस 0.5 इज 0.25, एंड ये 12.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया आपका। एक ये वाला क्वेश्चन देखो, हो सकता है किसी का डाउट भी हो, वैसे वैल्यू तो यही है, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा अगर आपने गड़बड़ कर दी तो एक पीवी कर्व दे रखा है जो कि पैराबोलिक है, पैराबोलिक है, तो ये आपको दे रखा है इसकी इक्वेशन, एंड वर्क डन निकालना है इन द प्रोसेस, साइक्लिक है ना, वापस से सी से ए पे भी आ रहा है। तो सी से ए का तो अपन बाद में निकाल लेंगे, ए बी सी का पहले निकालते हैं। लेट्स कैलकुलेट वर्क डन इन ए बी सी विच इज W1, विच इज ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। अब इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी देखो कैसे निकाल रहा हूँ मैं। आप पी को अपन लिख सकते हैं v-2 स्क्वायर/4 + 1 है ना, और v-2 स्क्वायर को भी स्क्वायर कर दो चलो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा 4v+4/4 है ना। तो जो भी है ये p की वैल्यू यहाँ रख दो, तो v स्क्वायर माइनस 4v+4 है बेसिकली, एलसीएम भी ले लो वगैरह, बट ये आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो, समझ रहे हो। जैसे क्या आ गया देखना, v³/3 2v स्क्वायर है ना, 4+4 8v है ना, बाय होल थिंग बाय 4। तो ये निकाल सकते हो। लिमिट्स इसमें क्या आ जाएगी एवरीवन, v की लिमिट्स क्या है देखो 1 से 3 है ना, 1 से 3 इसको आप निकाल सकते हो, थोड़ी वैल्यूज वैसी है बट निकाल सकते हो। तो एक तो ये करना, बाकी का भी करना, आंसर निकाल देना, ये इसमें क्वेश्चन में डिमांड है। आई एम डूइंग द कैलकुलेशन, 27/3 9 हो गया, 9×2 = 18 माइनस में आ गया, प्लस 8×3 = 24 आ गया। ठीक है जी, माइनस लोअर लिमिट भी है 1/3 -2 + 8 और होल थिंग बाय 4 भी है ना। यही कैलकुलेशन लंबी है, इसमें देख लेते हैं। 24 - 18 6 + 19 15, माइनस ये 1/3 का फैक्टर आ रहा है ना यहाँ पे, यहीं से होगा ये। देखना 6 तो कैंसिल हो गया शायद ना, -1/3/4 कितना आता है, तो 9 - 1/3, 9 × 3 26/3 × 4 12 आता है। हाँ, और ये चीज़ एक्चुअली 13/6 लिखनी ज़्यादा उचित है ना, तो 1/3 यार 1/6 का फैक्टर यहीं से आ रहा है। तो ये एक तो प्रॉपरली कैलकुलेट करना, फिर दूसरा पार्ट देखो ए सी का भी निकालना है ना, WAC विच इज़ W2 इज एक्चुअली P डेल्टा भी नेगेटिव साइन के साथ है ना, क्योंकि ये कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, डेल्टा V इज 1 - 3। इसका P कितना है ध्यान देना बच्चों, इसका V अगर 1 है तो P कितना है यहाँ पे, तो V को 1 रख दो, V = 1 रखो ना, तो P आपका क्या आ जाता है 1 + 1/4 5/4। ठीक है ना, तो मैं P डेल्टा V भी लगा रहा हूँ यहाँ पे, विच इज वो प्रेशर इज 5/4 जो भी पास्कल, एंड 1 - 3 ना, सो दैट दिस इज नेगेटिव, यू अंडरस्टैंड, -5/2 आता है ये। तो दो इक्वेशन है मेरे पास और दो वर्क डन है, तो टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, आंसर क्या आता है मुझे याद नहीं इसका, A2 है ना साइक्लिक प्रोसेस, तो -5/2 एंड ये +13/6, एलसीएम इज 6, 13 - 15 है ना, 3 टाइम्स की, -2/6 या -1/3 ही आंसर है ना इसका, एक बार कंफर्म कर लो यार, या -1/3 आंसर था इसका। ठीक है ना,
ये क्वेश्चन हो गया यूनिट्स मतलब पता नहीं जूल वगैरह, जो थोड़ा मेहनत वाला था, है ना। और यही वैल्यूज थी एज फार एज क्वेश्चन इज कंसर्न। ये आपका देखना स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, प्लेनर वेव फ्रंट जब प्रिज्म से पास करता है बच्चों, तब वेव फ्रंट डजंट चेंज इज करेक्ट, बट व्हेन प्लेनर वेव फ्रंट पासेस थ्रू स्मॉलर स्लिट वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल हो जाता है। बात करेक्ट है। वेव फ्रंट का लेक्चर देख लेना YDSC में, स्पेशली स्लिट अगर जैसे रेक्टेंगुलर होती है ना, तो उससे निकलने वाला वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल जाता है ना। ये डायग्राम बनता है अपना प्लेनर इंसिडेंट वेव फ्रंट, और यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है ना। अपने लेक्चर में भी इस तरीके की इमेज मैंने आपको बता रखी होगी। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट वाली चीज़ यहाँ से आती है। स्टेटमेंट 2 इज सेइंग डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज डिक्रीज्ड, डी स्मॉल डिक्रीज कर रहे हो, एंड स्क्रीन डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर रहे हो, या शायद दोनों में से एक ही दिया था, है ना, तो बीटा आपका इंक्रीज हो जाता है। ये भी करेक्ट है ना, तो दोनों करेक्ट थे। बात ये है शायद इसमें दोनों करेक्ट स्टेटमेंट ही दिए हुए थे, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग हो सकती है क्योंकि मेमोरी बेस्ड। ओके, वर्नियर का क्वेश्चन था देखो, वर्नियर स्केल इज अहेड ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है। क्वेश्चन में एक जीरो एरर दे रखा है जो कि मोस्टली पॉजिटिव ही होता है, लैंग्वेज से आपको गेस करना होता है। ये दे रखा है। फिर आपको क्या बोल रखा है कि स्केल रीडिंग आपकी 15 मेन स्केल्स हैं, तो रीडिंग क्या होगी, फाइनल रीडिंग क्या होगी, ध्यान देना। 15 इंटू मेन स्केल डिविजन्स प्लस फिफ्थ, है ना, फिफ्थ इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ये फॉर्मूला होता है ना। मेन स्केल रीडिंग इंटू प्लस दिस एंड माइनस दिस, तो 15 इंटू 1 mm। तो ये सिंपल था आई थिंक, मतलब 4 LC 5 LC, और कई जगह आंसर आपका कंफर्म हो गया है कि 15.1 mm ही आ रहा है ना। 0.1 mm भी आपको शायद गिवन था, जनरली गिवन रहता है, कभी पूछ भी लेते हैं बट गिवन रहता है। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस देखना, ये क्वेश्चन है, व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड करंट आई इन द एक्सटर्नल 6 ओम क्या होगा, है ना। तो सीरीज में अगर दो सेल है और एक्सटर्नल लोड रजिस्टर में कितना करंट है, कैसे निकलेंगे, कैसे निकालेंगे, तो दैट इज 2 एप्सिलॉन बाय 2R प्लस 6 ओम, ठीक है। एंड व्हेन दे आर इन पैरेलल एंड 6 ओम से ही कनेक्टेड है ना, तो करंट सेम होता है बेसिकली। ये क्वेश्चन था शायद, पैरेलल में भी आपका R और R है तो R/2 इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, बट करंट सेम होगा, है ना। यस और नो, वेदर दिस वाज द लैंग्वेज, यस और नो बताना। तो इक्वेट दीज टू, साइलेंट कैंसिल होके आपका स्मॉल r इक्वल टू 6 ही आता है शायद, है ना। साइलेंट जो भी है कैंसिल हो गया। r प्लस 12 इक्वल टू 2R प्लस 6, r इक्वल टू 6 ओम, इंटीजर टाइप था शायद, कंफर्म करना यस और नो। एक पोटेंशियोमीटर, ऑल दो आपके सिलेबस में नहीं है तो भी आते जा रहा है ना, मैंने बोला भी था आपको कर लेना। तो ये एक्चुअली एक अच्छी एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की ना, इंटरनल रेजिस्टेंस वाली एप्लीकेशन है। और ये वो है कि भाई डायरेक्टली फार्मूले से भी नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्टली फार्मूला अगर रटे हुए हैं तो ये वाला क्वेश्चन तो इससे नहीं होगा। वाई, बिकॉज दिस रिक्वायर्स अ कंसेप्ट। व्हाट इज द कंसेप्ट, प्लीज सी। तो यू नो दैट एक बैटरी का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का एक्सपेरिमेंट होता है पोटेंशियोमीटर का, है ना, जिसमें आप एक लोड रेजिस्टेंस भी लगाते हो, है ना। और जनरली आप एक बार लोड रेजिस्टेंस लगाते हो, एक बार नहीं लगाते हो ना। फिर L1 L2 लेंथ आती है आपकी, एक बार आप की को क्लोज करके रखते हो, एक बार की को ओपन करके रखते हो ना। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट होता है पोटेंशियोमीटर का, बट यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे R1 R2 दे रखा है ना। तो एक बार जनरल कंसेप्ट देखना क्या होता है। जनरल कंसेप्ट ऑफ दिस सेटअप इज दैट देर इज करंट इन दिस ब्रांच and there is obviously no current in the galvanometer branch, है ना, because galvanometer shows no deflection, है ना। तो ये अपना करंट है और पोटेंशियोमीटर में अपना करंट होता है, कंसेप्ट यही।
तो कंसेप्ट बाबा ये है कि v कितना होगा, ध्यान देना, v इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर भी होता है, बट वो I इंटू कैपिटल आर भी होता है ना, I इंटू कैपिटल आर भी होता है। I क्या है, एप्सिलॉन बाय आर प्लस आर। ध्यान दे रहे हो, आज गला थोड़ा मेरा ऐसे हो रहा है ना, तो आई एम नॉट एबल टू, बट ठीक है आप स्पीड अप कर लेना। आई इंटू कैपिटल आर, आई इंटू कैपिटल आर, ये आपका कंसेप्ट बन गया है ना। एंड वी इक्वल टू के एल है ना, के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चा, के एल। तो ये पोटेंशियल ये इसके बराबर है, चमक रहा है कि नहीं, यहाँ लिखता हूँ मैं कहीं यार, v इज प्रोपोर्शनल टू एल, v इक्वल टू के एल, और v को मैंने क्या निकाला, ln r बाय आर प्लस आर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है जो कि फॉर्मूले रूप में भी आपको याद होना चाहिए, या एग्जाम हॉल में बैठ के 2 मिनट लगता है डिराइव करने में, अगर आपको पोटेंशियोमीटर याद है। तो ध्यान देना, एक बार में ये R1 है, एक बार में ये R2 है ना, मतलब एप्सिलॉन इंटू 4 ओम कौन R, नहीं R आपकी 4 है और स्मॉल r निकालनी है, 4 प्लस आर ही लिखते हैं उसको, इक्वल टू के इंटू 180, क्या था 120 है शुरू में, ठीक है। तो जिसको नहीं पता ना कंसेप्ट यहाँ क्या हुआ, एक बार लिखो इसको, है ना, डायग्राम बनाओ और लिखो। और बिल्कुल ही पोटेंशियोमीटर का आइडिया नहीं है तो वो अलग वीडियो मैंने बना रखा है ना, मतलब वो बहुत ही आराम से मैंने बनाया है वो। पोटेंशियोमीटर बिल्कुल ही नहीं आता तो देख लेना वीडियोस में जाके, बट आई होप यू नो। चलिए इन दोनों को डिवाइड कर दो, है ना, तो एप्सिलॉन अगेन कैंसिल हो जाता है, के कैंसिल हो जाता है, 12 प्लस आर 4 प्लस आर, है ना, 1/2 कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन अपनी कर लेना। एंड ये 3 आ रहा है, और ये 2:3 आता है ना, 2:3, 3 कैंसिल हो गया, इसमें क्या आंसर आता था, 12 प्लस आर इज इक्वल टू 8 प्लस 2 आर, आर इक्वल टू 4 आंसर आता है, देखो 4 ही था ना, है ना, इसकी वैल्यूज तो कंफर्म भी है, 4 ही आता है, इंटीजर टाइप था ये। फिर ये आपका रेडियस ऑफ जायरेशन का क्वेश्चन आया था क्या, बताना, मतलब अबाउट दिस एक्सिस, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, इसको अपन डी बोल देते हैं। और ये 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर शायद दिया है ना, क्या दिया था क्या नहीं बता देना। 2/5 mr² है, प्लस md² पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अपन निकाल रहे हैं। नाउ दिस इज mk² लेट्स से ना, क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा है तो हम क्या लिख सकते हैं, m को कैंसिल कर सकते हैं, 2/5, r कितना था 10 सेंटीमीटर, तो ये कैलकुलेट करना है आपको, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना, और अंडर रूट में आएगा ऑब्वियसली। तो 100/5 कितना हो गया, 20 × 2 40 यहाँ पे आ गया, और ये 225 होता ही है, तो ये रूट ऑफ 265 आंसर था क्या इसका, मतलब कंफर्म करना ये क्वेश्चन, जो बच्चे एग्जाम हॉल में थे, है ना, रूट n निकालना था, तो रूट ऑफ 265 था क्या इसका। फोकल लेंथ चेंजेस इन द लिक्विड, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो देखो एयर में इसकी कितनी है 18 सेंटीमीटर, और एयर में कैसे निकालते हैं अपन, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, एयर में भैया ये हो गया। किसी और लिक्विड में क्या हो जाएगा, है ना, तो लिक्विड में क्या हो जाएगा देखो, 1.5/4/3, है ना, ये जो 1.5 है ना, इसको ध्यान देना, ये हमेशा ऐसे ही वर्क करता है ना, ध्यान देना। 3/2/4/3 कितना होता है, 3/2/4/3 इज 9/8 होता है ना। तो अगली बार जब यही वैल्यूज आए, मोस्टली जो कि वही आती है, तो आप 9/8 -1 मतलब 1/8 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 कर सकते, ठीक है।
तो यहाँ से 1/r1 माइनस 1/r2 भी कितना है, 1/9 है ना, करके देखना। तो ये 72 आता है। अब 72 आंसर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अलग फॉर्म में पूछता है हमेशा। क्वेश्चन क्या पूछता है, चेंज इन फोकल लेंथ पूछता है। चेंज इन फोकल लेंथ 72 माइनस इनिशियल थी 18, 54 है, बट 54 भी आंसर नहीं है ना इसका। अपेरेंटली ये डेल्टा एफ पूछ रहा है एन एफ के टर्म्स में। एन इंटू एफ 18 था ना, एन यहाँ से आ जाता है कितना, 18 3 जा 54 है ना। ये देख लेना लास्ट में क्या हुआ, बाकी कैलकुलेशन आसान है। ये भी शायद इंटीजर में था, कंफर्म करना क्वेश्चन था कि नहीं। दिस एटम इज बोम्बार्डेड फॉर 10 सेकेंड्स विद 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 9 न्यूट्रॉन्स, जो कि इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये आपका जो भी मटेरियल है, इसमें आपके 10 सेकेंड तक 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन ना, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एटम बना देते हैं, एंड 9 न्यूट्रॉन भी आ गए इसमें। तो क्या हो गया, ध्यान देना, 10 प्रोटॉन 18 हो गया, और 9 और हो गया, तो 19 और 8 कितना हो गया, 27 बन गया ये। सिमिलरली 10 प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर 13 हो गया इसका। ये बात समझ में आ रही, एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज कर दो उस हिसाब से। अब ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि फाइनल सरफेस एरिया जो कि रेडियस से बनेगा, जो कि ए पे डिपेंड करता है, वो कितना होगा, है ना। एरिया S2/S1 विच इज 4πr2 स्क्वायर बाय 4πr1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर रेडियस का क्वेश्चन है। सरफेस एरिया, क्योंकि न्यूक्लियस आपका स्फीयर है, तो आपका न्यूक्लियर रेडियस क्या होता था, R0 × 1/3 वाला फॉर्म, ठीक है ना। और उसको स्क्वायर करना, क्योंकि सरफेस एरिया पूछा, तो R0 कैंसिल हो जाता है। A2 क्या है, 27, और A1 क्या था, 8। मतलब ये 27 और 8 से आपको हिंट मिल जाएगा इनका क्यूब रूट, क्योंकि परफेक्ट होता है। तो 3/2 यानी कि 9/4 आंसर है। तो 9/4 भी नहीं है, क्योंकि 9/4 इज 2.25, तो 225% इसका है ना। शायद इंटीजर में हो, पता नहीं, बताना आप लोग। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो ऑल क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड। हाँ, 2 वायर्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 A2 मान लो, और थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन है ना, ये लेंथ L1 L2 मान लो, सेम लोड में लगाए तो इसका थर्मल स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस से क्या होगा। तो यंग्स मॉडुलस अपने को पता है, देखो क्या होता है, फोर्स बाय एरिया अपॉन डेल्टा L/L। द क्वेश्चन इज सेइंग दे हैव सेम डेल्टा L। डेल्टा L कैन बी रिटन एज फोर्स बाय ए बाय डेल्टा L का L, ये हो जाएगा, है ना। मतलब ये फॉर्मूला एक तो बन गया आपका। तो रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस पूछ रहा है क्वेश्चन, इफ दे हैव सेम फोर्स, दे हैव सेम एक्सटेंशन, है ना। हाँ, तो लेंथ अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, फोर्स भी सेम है, y1/y2 निकालना था, ठीक है। तो y1/y2 इज L1/L2 A2/A1 करके आंसर आप निकाल देना। A2/A1 इज 2/1, L1/L2 इज 2/3, 4/3 आई थिंक इज द आंसर फॉर दिस। 3/4 भी ऑप्शन है, तो आप वो, हाँ। तो ये मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चन हो गए हैं, और इस तरह के और रिविजन्स के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहना।